है कि मैं चंद दिनों के बाद राम मंदिर बनाऊंगा। इसी तरह से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विजयराज सिंधिया, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, ये पूरे के पूरे ये शैतानों की टीम थी जिन्होंने हिंदुस्तान की जो तहजीब थी गंगा जमुना की, जो जिससे मिला सीखा हमने, औरों को भी अपनाया हमने, पैसे के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, यहाँ की सभ्यता थी। ऐसे देश को निस्तो नाबूद करने का प्लान अडवाणी ने डाला और इसका अंजाम क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 1,50,000 कार सेवक थे जिसके अंदर अक्सर और पेशतर संघ के कैडेट थे। इन्होंने क्या किया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सब ने मिलकर भालों से सबलों से मस्जिद को तोड़ दिया जो 500 साल से खड़ी हुई थी। ये हमारी अकल भी नहीं मानती, ना ही आपकी अकल मानती है। ये बहुत सोची समझी साजिश थी। उसके बाद 5,000 लोग मारे गए। ये ऑफिशियल फिगर थी, ऑफिशियल फिगर। इसको 100 गुना आप जोड़ लीजिए कितनी जानी गई होगी। और ऑफिशियल फिगर ये भी बताती है लगभग $9 बिलियन हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। उसके बाद थोड़ा आगे चलिए, जो ये कार्य करे थे, जो जितना इसमें भागीदार था, मस्जिद तोड़ने में, आपसी रसाकशी में, एक दूसरे को लड़ाने में, इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये लोग फांसी के लायक थे, इनको जेलों में बंद करना चाहिए था। उनको क्या किया, जो जितना इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको हिंदुस्तान का नायब वजीर आज़म, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ये इनको इनाम में दिया जाता है। यहाँ की सत्ता है, जुडिशरी है। खैर आगे चलिए, जो एक दूसरे को लड़ने की और एक दूसरे को काटने की तालीम दे रहा था उसको वजीर तालीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को नवाजा जाता है। इसके बाद जो जो जितना इन्वॉल्व था उनको, उमा भारती को, विजयराज सिंधिया को, कल्याण सिंह को, जैसे जैसे जिनकी औकात कितनी थी उतनी सीटें उनको मिली। इस तरीके से ये सत्ता पर काबिज होते हैं। खैर चलिए, ये काबिज होने के बाद, सत्ता मिलने के बाद, हुकूमत मिलने के बाद क्या करते हैं, मैं आपको छोटा सा वाकया एक 5-10 मिनट का है बता दूं। ये 7 फरवरी 2002, सन 2002 7 फरवरी से लेकर 25 फरवरी सन 2002 तक लगातार 18 दिन बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी हिचकिचाहट के इस बात की इत्तला मिलती है उस वक्त के और इस वक्त के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर, और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम भी इसी के पास में थी, मोदी के पास थी। उसको इत्तला मिलती है। किससे मिलती है? ये अरे गहरे से नहीं, स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि चंद 1900 से लेकर 2500 के बीच ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग आपे से दूर हैं, जो वो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर सकते और वो कुछ ऐसा कांड करने वाले हैं। उसके बाद हिंदुस्तान और गुजरात की जो सरजमीन में एक बहुत बड़ा काला टीका लग जाएगा अगर उनको नहीं रोका गया तो थोड़ी देर सोचने के बाद मोदी कहता है अरे ये सब बनी बनाई हुई बातें हैं, इससे सच्चाई से ये रिपोर्ट बहुत दूर है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, आप लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, आप बेहतर है आप इंटेलिजेंस का सही तरीके से काम कीजिए। ये बोलकर बहुत ही बेआबरू होकर उसके कूचे से निकलते हैं। चीफ मिनिस्टर के चैम्बर से ये स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिसर निकलते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, क्या होने वाला है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चे खेल रहे थे, स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ थे वो फैक्ट्रीज के लिए जा रहे थे ऑफिशियल्स ऑफिसरों की तरह, और जो घर की औरतें थी अपने काम में मगन थी। किसी का ख्वाब था और इसके होने वाले बच्चे का, किसी की शादी थी, किसका ब्याह था। उसके बाद किसी को पता नहीं, ज़िंदगी मामूल की तरह चल रही थी। 7:53 पर 5 घंटा लेट 27 फरवरी 2002 वेडनेसडे का दिन, चारशुम्बे का दिन, 5 घंटा लेट साबरमती एक्सप्रेस आकर गोधरा स्टेशन पर रुकती है। क्या होता है, S3 S4 बोगियों का आग लग जाती है। आज तक पता नहीं किसने किया, हम सब जानते हैं ये किसने किया। ये बात और है कि अक्सर जानी बूझ कर भी हम बता नहीं सकते।
होता है, ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। उतने में मोदी का फोन, उस वक्त जयदीप पाटिल जो विश्व हिंद परिषद का प्रचालक है, सदर है गुजरात का, उसको ये फ़ोन करता है। देखो क्या होना था हो गया है, अब आपको हालात कैसे संभालना है, क्या करना है, बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है। अगर ये मौका हाथ से जाता है तो हम धरे के धरे रह जाएंगे। इस मंशा पर फौरन ये रिसीवर रखते ही गोधरा स्टेशन जाता है। कौन? जयदीप पाटिल। जाने के बाद रेलवे हुक्काम से कहता है कि तमाम गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पर लेटा दो, वो भी एकदम एग्जिबिटेड वे में, कि देखते ही आदमी को शॉक लगे इसे। उसके बाद वो एक तारीखी स्पीच देता है जिसका हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। मैं उसी की स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच में जो वो कहा है, इंशाल्लाह मैं वैसे ही बोलने की कोशिश करूँगा। क्या कहता हो? अरे अभागों, अरे हिंदुओं, तुम कब तक ये अत्याचार सहते रहोगे? कब तक? जानते हो क्रिश्चियनों के 100 देश हैं, मुसलमानों के 50 से ज्यादा हैं, मगर तुम्हारा कोई देश नहीं है सिवाय अपने भारत के। क्या है? सिवाय इस भारत के तुम्हारा कोई देश नहीं है, और तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम अपने देश के अंदर तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारा शहर, गांव, गली कूचो, यहां तक कि तुम्हारे घरों के अंदर सुरक्षित नहीं हो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इधर मुसलमानों ने 1000 साल के ऊपर हुकूमत की। उन्होंने क्या किया? हमारी बहू बेटियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, हमारे बड़ों बूढ़ों को मारा, बच्चों को मारा, और हमारी संस्कृति बिगाड़ दी। उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। उन्होंने क्या किया? ये मुगलों से, औरंगज़ेब के औलादों से एक हाथ आगे थे। इन्होंने हमें, हमारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया, हमारा जो मजहब था उसको बदला। आज भी गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिशनरीज काम कर रही है। दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि हमें क्या करना है। आज ये जो भाई जो 28 से लेकर 65 जो मरे पड़े हैं, जले पड़े हैं, इनका कसूर क्या था? ये अयोध्या से आ रहे थे पूजा समर्पण के बाद, और सबके लिए उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, प्यार थी, प्रेम का संदेश ला रहे थे। जब ऐसे नेक लोगों को इन लोगों ने, मियाँ लोगों ने, इन मुस्लिमों ने, इन औरंगज़ेब के बच्चों ने इनको मार दिया, याद रखो कल तुम्हारी बारी है। आज ये लाशें तुमसे मांग कर रही हैं कि हमारा कसूर क्या था, इसका बदला कौन लेगा? दोस्तों, आज वक्त आ गया है, हम भी कोई बुज़दिल कौम नहीं है। हमारे जो खून है वो शूरवीरों का खून है। हमारे पूर्वज कमज़ोर नहीं थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और बाजीराव की हम औलादे हैं। आज बता दो इनको, आज वक्त आ गया है। आपके साथ गुजरात सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे 100 वर्षों से ज़्यादा जो तुम्हारे में गुस्सा है, आज उसको निकाल दो। आज ये वक्त आ गया है। खड़ जाओ, भिड़ जाओ, कुछ कर जाओ कि तारीख तुम्हें याद रखेगी। इसके बाद क्या होना था आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नहीं हुआ गोधरा स्टेशन, उसके बाद उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। खैर ये लंबी सी है, अगर आप गूगल पे बैठेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद चलिए, गोधरा में होता है कांड। अब यहाँ से इस मैयतों का जमावड़ा, ये मैयतों का प्रोसेशन गोधरा से अहमदाबाद के लिए निकलता है, जिसकी मसाफत 140 किलोमीटर है। इसके दौरान खेड़ा, मेहसाना, आनंद, पता नहीं कितने शहर और गांव आते हैं। जहाँ जहाँ से मैयतों का जमावड़ा जाता है, यही भाषण दिया जाता है, और वहाँ की परअमून एकदम अच्छी फ़िज़ा को ये लोग ज़हर आलूद करते हुए जाते हैं और पहुंचते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अहमदाबाद। और उस वक्त मोदी ये ऐलान करता है कि 28 फरवरी को हम बड़े शानदार तरीके से इन मैयतों को, इन डेड बॉडीज़ को हम शमशान लेकर जाएंगे। इनकी अंतिम यात्रा बड़े शानदार तरीके से होगी। क्या होगी इसमें? पूरा अहमदाबाद के गली कूचों में हर जगह इसको घुमाकर
बताकर एक दूसरे के दिल में नफरत डालकर उसके बाद इनको जलाया जाएगा। उसके बाद क्या आतंक हुआ, जो गलाटा हुआ, जिसके अंदर इंसानियत शर्मसार हो गई, जो मौत का जो तांडव चला, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो कोई आदमी जाता कि उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि शायद हो सकता है पुलिस हमें मदद करेगी, पुलिस के पास जाता, अरे आप कहाँ आ गए हैं, आपका देश तो पाकिस्तान है। ये आकर पुलिस वाले का स्टेटमेंट था। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये अपनी बातें नहीं है, ये सब सनद और रेफरेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जुडिशरी, जिसे अदालत पर भरोसा था कि मैं अदालत जाऊंगा, अदालत के अंदर मुझे इंसाफ मिलेगा, पहला स्टेटमेंट दिया जाता है। वो डायरेक्ट जाते हैं कि मोदी और उसके जो भी तट्टू थे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। सेकेंड हियरिंग में जब जाती है तो स्टेटमेंट बदल दिया जाता है। इसकी वजह क्या थी? जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जाती हैं, जैसे संघ परिवार को पता चलता है, उसके बच्चों को या दूसरों को अगवा कर लेते हैं। उनसे कहते हैं, अगर तुमने कुछ हमारे खिलाफ बोला तो तुम्हारे बच्चों की सलामती नहीं। तो माँ बच्चों के लिए क्या करती है? अगेन इन सेकेंड हियरिंग वो अपना स्टेटमेंट बदल देती है। तो उस वक्त यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो उनको वार्न करता है, उन मुलजिमों को, तुमने आकर जुडिशरी जो कोर्ट के मामलात में झूठ बोला है, आज हम वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुमने अगेन ऐसा ही किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये हिंदुस्तान का कानून है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि वो सब करते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, आपकी हर चीज करते हैं, और हम लोग हैं वो सिर्फ करते हैं, वो देखकर बोलने के लिए हमारे पास जज्बा नहीं है, और हम इसको हिकमत का नाम देते हैं। माफ करना, ये नामर्दानगी है, खुली बात है, नामर्दानगी है। सिर्फ हमारा क्या है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फलां शॉप, मेरा फलां दुकान, मेरी ऑफिस, फलां फलां, अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो आतंकवादी एक्ट के अंदर, दूसरे एक्टों के अंदर मुझे अंदर डाल देंगे। ये सोच को हमें बदलना चाहिए। जब वो गलत होकर, चीख चिल्लाकर, वो जालिम होकर मजलूम बनकर आपके पास आता है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप मजलूम होकर जालिम दिखते हैं, आपको टेररिस्ट का लेबल लगाया जाता है, और आप में सच मानो खुद अपनी इंप्रूव होने की या आगे बढ़ने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, वक्त आ गया है, हम लड़ते नहीं। इस्लाम सिखाता है हमें सलामती का संदेश हमारे लिए और औरों के लिए। आज हम भूल गए हैं। आज एटलीस्ट हमको खड़कर दिखाना है, बताना है कि क्यों हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी पते की बात है, संघ परिवार जो संगठन है हिंदू कट्टरपंथियों का, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल विद्यार्थी परिषद है, और उसके बाद क्या है, हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, हिंदू विमोचना है, ये बहुत से अलग अलग तंजीमें, इनका ये कॉज है मुसलमानों को खदेड़ो। जब इसके लिए ये सब बनाकर संघ परिवार बनाते हैं, हम माफ़ करना जानवरों की तरह आपस में इत्तेफाकी नहीं है। हाँ, जिस मौजू में, जिस चीज़ में हमारा मेल हो सकता है, उसमें मेल होकर कुछ ना कुछ कौम के लिए कर सकते हैं। कितने दिन ऐसे है, कब तक? एक दिन इंशाल्लाह आता, हमें भी मर जाती हैं, कुछ तो कब्रिस्तान में दफना होती हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ करना है। सिर्फ बातों से, बयानों से कुछ नहीं होता। याद रखो, कल आपके पड़ोसी में है, कल आपकी बारी है, ये चूकेगा नहीं। दोस्तों, मेरी इल्तिजा इतनी है कि हमको कुछ ना कुछ दिल से करना चाहिए। ये सब ज़बानी दावे सब कुछ नहीं होगा। स्टैंड, कुछ ना कुछ करो। जब वो गलत होकर सही काम कर रहे हैं, तुम सही होकर सही काम करो। बस इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।